दोस्तों, मैं योगेश कुमार दुबे एक बार फिर आप लोगों से के साथ मुखातिब हूँ। आज एक दुखद खबर आई काबुल से कि वहाँ एक एयरपोर्ट के पास ब्लास्ट हुआ जिसमें लगभग 10 से 15 के लोग करीब मारे गए और काफ़ी लोग घायल हुए, जिसमें कुछ यूएस सोल्जर्स और यूरोपियंस भी हैं, ऐसा सुनने में आया है। अभी कैजुअल्टीज़ बढ़ सकती हैं जैसे रिपोर्ट्स आएंगी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज अफ़गानिस्तान के इशू पर बात की जाए, क्योंकि आजकल ये डेली डिस्कशंस में है। तो पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्या, कहाँ से शुरू हुई। देखिए दोस्तों, अफ़गानिस्तान का अगर आप ज्योग्राफिक लोकेशन तो सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया का एक कह सकते हैं बीच में है और लैंडलॉक कंट्री है। और आप पुराने रशियन एम्पायर और सोवियत यूनियन को देखेंगे तो अफ़गानिस्तान को टच करता था। तो 19th सेंचुरी में एक ब्रिटेन और रशिया के बीच में एशिया को कंट्रोल करने के लिए ग्रेट गेम चल रहा था, बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें ब्रिटेन को ये डर था कि सोवियत यूनियन तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के रास्ते अफ़गानिस्तान आकर के और वहाँ पर कब्जा कर लेगा और वहाँ से इंडिया पर अटैक करेगा, ब्रिटिश इंडियन एम्पायर पे। तो ब्रिटेन के अफ़गानिस्तान के साथ 1885 में एक समझौता हुआ था कि उनके फॉरेन अफेयर्स को ब्रिटेन कंट्रोल करेगा ताकि रशियंस को एंट्री ना मिल पाए। फिर 1919 में थर्ड एंग्लो अफगान वॉर के बाद अफगानिस्तान ने, उस समय किंग अमानुल्लाह थे, उनको पूरा इंडिपेंडेंस ग्रांट कर दिया और उसके बाद जो है अफगानिस्तान ने सोवियत यूनियन के साथ भी काफ़ी क्लोजर रिलेशंस इस्टेब्लिश किए। अब फास्ट फॉरवर्ड हम करते हैं थोड़ा सा और आ जाते हैं भारत के फ्रीडम के बाद के टाइम पर 1947 ऑनवर्ड्स। 1947 ऑनवर्ड्स हम जानते हैं इंडिया और पाकिस्तान जो हैं वो दो मतलब डिवाइड हो गए। और एक छोटा सा और पॉइंट बताता चलूँ कि जो इंडिया और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर था वो सर ड्यूरिंग थे वहाँ के ब्रिटेन के ही उन्होंने डिमार्केट किया था, इसलिए इसको ड्यूरिंग लाइन कहते हैं। 1893 में डिमार्केट हुआ था और ये डिमार्केट इससे हुआ था कि बेसिकली राजा रंजीत सिंह जो सिख अंपायर के राजा थे, उन्होंने जो अफगान एरियाज कैप्चर कर लिए थे वो इंडियन अंपायर में आ गया उनमें से ज़्यादातर, जिसको बाद में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस भी बोला जाता था और अभी खैबर पख्तूनख्वा बोलते हैं पाकिस्तान में। तो वो एरियाज जो है बेसिकली पठान डोमिनेटेड है, पाश्तन डोमिनेटेड है, ठीक है। और वो एरियाज लेकिन अफ़गानिस्तान उसको मानता नहीं था। अफ़गानिस्तान अभी भी दिल से तो नहीं मानता, तो ठीक है कि कैप्चर नहीं कर सकते। तो वो एरियाज पाकिस्तान में गए और वहाँ के एक बहुत प्रसिद्ध नेता थे खान अब्दुल गफ़ार खान, जो भारत के साथ आना चाहते थे, मगर हमारे उस समय के लीडरशिप ने इस चीज़ में बेवकूफ़ी की। खैर, बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ की गई हैं तो उसको जाने दीजिए। खैर, तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में पार्टीशन के बाद से स्ट्रेटेजिक डेप्थ एक्वायर करना चाहता था, यानी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को शुरू से अपना क्लाइंट स्टेट बनाना चाहता था जिसे वो इंडिया के अगेंस्ट यूज़ कर सके। लेकिन अफ़गानिस्तान के उस समय किंग थे ज़ाहिर शाह और उनके प्रधानमंत्री थे दाऊद खान। ये दोनों ही लिबरल, मॉडरेट और रिफॉर्मर थे जो अफ़गानिस्तान को एक मॉडर्न कंट्री बनाना चाहते थे। उस समय वुमेंस राइट्स की बात होती थी और तमाम चीज़ों की बात होती थी और इनके सोवियत यूनियन के साथ भी अच्छे रिलेशंस थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि पाकिस्तान उस समय अमेरिका के थोड़ा क्लोजर गया। तो खैर, तो पाकिस्तान ने कई कोवर्ट एक्टिविटी उसी समय से शुरुआत कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तानियों के प्रेशर में किंग ज़ाहिर शाह ने दाऊद खान को हटा दिया 1963 में। खैर, फिर उसके बाद 73 में और दाऊद खान जो है ये इन्हीं के रिलेटिव थे, किंग ज़ाहिर खान, मतलब इन्हीं की फैमिली से थे, दूर के खानदान, कजिन वगैरह थे। फिर 73 में दाऊद खान ने एक ब्लडलेस कू में इनको हटा के किंग को वापस आ गया और फिर ये अपने प्रो इंडिया और प्रो सोवियत यूनियन पॉलिसी पर चलने लगे और रिफॉर्मिस्ट, इसके अलावा जो पश्तो नेशनलिज्म है उसको प्रमोट करते थे। तो पाकिस्तान को ये भी डर था कि कहीं हमारे पठान बहुल इलाकों में विद्रोह ना हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान एक पंजाबी डोमिनेटेड कंट्री था जहाँ पठान, बलूच, शिया, सिंधी ये सब कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट फील करते थे, आज भी करते हैं। तो खैर, उसके बाद एक प्रो सोवियत पार्टी थी पीडीपीए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। इस
पार्टी का वहाँ पर पावर आ गया जो है। और 1978 में सोर रेवोल्यूशन के बाद, और ये पार्टी एक मूलतः सोशलिस्ट पार्टी थी, कम्युनिज्म के प्रति इंक्लाइंड पार्टी थी, और इसके खिलाफ पाकिस्तान ने कई ग्रुप्स को सपोर्ट किया। और जो इस्लामिस्ट ग्रुप थे या ट्राइबल ग्रुप थे, जो वॉरलॉर्ड्स थे, जो कम्युनिज्म और सोशलिज्म नहीं चाहते थे, उनमें से कई मॉडरेट भी थे, पर वो बेसिकली सोशलिज्म नहीं चाहते थे अपने यहाँ, या अपनी ट्राइबल आइडेंटिटीज़ को बचाए रखना चाहते थे। जिसके जवाब में ये जो अपने पीडीपीए के लोग थे, इन्होंने सोवियत यूनियन से आर्म्ड इंटरवेंशन के लिए रिक्वेस्ट किया। तो 1979 में सोवियत यूनियन ने अपनी आर्मी वहाँ भेज दी। सोवियत यूनियन ने अपनी आर्मी वहाँ भेज दी तो उसके खिलाफ काफ़ी विद्रोह शुरू हुआ, और उस विद्रोह को सपोर्ट किया यूएसए, पाकिस्तान, सऊदी अरब, चाइना और बाकी कई और कंट्रीज़ ने। सबके अपने अपने रीज़न थे। यूएसए चाहता नहीं था कि क्या कहते हैं इनको, सोवियत यूनियन को स्ट्रेटजिक डेप्थ मिले साउथ एशिया में। और अब पाकिस्तान के अपने रीज़न थे, वो अफ़गानिस्तान पे, जैसे मैंने पहले बताया, अपना थोड़ा सा कंट्रोल चाहते थे। और वहाँ के जो वॉरलॉर्ड्स थे, बेसिकली वही मैंने कहा, क्योंकि ये देखिए अफ़गानिस्तान का एक कल्चर वो ट्राइबल डोमिनेटेड कंट्री है। उसमें बहुत सारे पश्तो हैं, आपके तज़ाक हैं, उज़्बेक हैं, हज़ारा शिया हैं, तो सबके अपने कस्टम्स ट्रेडिशंस हैं। तो कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट सिस्टम को डिसलाइक करते थे। तो इसमें कई लीडर थे, जैसे आपके बहारुद्दीन रब्बानी, अहमद शाह मसूद, आपके ये अहमद शाह मसूद और गुलबदीन अहमदियार और हामिद करज़ई, ये सब मॉडरेट लीडर्स थे। और कुछ एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन जैसे ओसामा बिन लादेन से सरीखे, जो अरब्स थे, जो अरब अफ़गान कहे जाते थे, बेसिकली ये अरब्स थे जो अफ़गान वॉर में ज्वाइन किए। इसके अलावा पाकिस्तान के जो ये मदरसे थे, इनके ट्रेंड कट्टर इस्लामिस्ट भी इसमें शामिल हो गए। और करीब 10 साल जो है ये कॉन्फ्लिक्ट चला। 1986-87 में जो है वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, जो कम्युनिस्ट प्रेसिडेंट थे, वो थोड़े अनपॉपुलर हो गए थे। शुरू से अनपॉपुलर थे, क्योंकि उनको सोवियत स्टूज के तौर पर देखा जा रहा था। तो उनको हटा करके नजीबुल्लाह को वहाँ का प्रेसिडेंट सोवियत यूनियन ने बनवा दिया। और नजीबुल्लाह कंपैरेटिवली एक मॉडरेट थे, सेंट्रिस्ट थे, और वो उन्होंने बातचीत करके कॉन्फ्लिक्ट को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। और मगर क्योंकि तब तक काफ़ी स्ट्रेटेजिक डेप्थ पाकिस्तान सपोर्टेड लोग ले चुके थे, स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है, तो उसका अंजाम ये हुआ कि खैर उसी समय मिखाइल गोर्बाचेव जो है वो सोवियत यूनियन की एग्रेसिव पॉलिसीज़ को थोड़ा टोन डाउन करने में लगे थे। तो ग्रेजुअली जेनेवा में एक समझौता हुआ 88 में, जिसके बाद उन्होंने सोवियत यूनियन ने अपनी ट्रूप्स को विड्रॉ कर लिया। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब विड्रॉ हुआ, इसी समय हमारे यहाँ कश्मीर में इंसर्जेंसी शुरू होती है। वो इसलिए होती है कि जो इस्लामिस्ट फोर्सेस अफगानिस्तान में विक्टोरियस फील कर रहे थे, तो पाकिस्तान को लगा अब बारी इंडिया की, हम इनको भी थोड़ा सबक सिखाते हैं। और 87 के इलेक्शन के बाद प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हुआ था। 89 के बाद काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। ये तो एक मैंने बीच में एक पॉइंट दे दिया ऐसे ही। खैर, लेकिन नजीबुल्लाह जो है वो प्रेसिडेंट बने रहे 1992 तक। फिर उन्हें रिमूव कर दिया गया, और उनको रिमूव कर दिया गया तो उसके बाद वहाँ वॉर लॉर्ड्स का एक अलायंस जो है पावर में आ गया, जिन्हें मुजाहिदीन कहते थे। ठीक है। और इसी समय पाकिस्तान ने तालिबान को क्रिएट किया इसी के आसपास। तालिबान शब्द की उत्पत्ति तालिब से होती है, जो मदरसे में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को कहा जाता है। ज़्यादातर देवबंदी मदरसे जो थे, इनके पढ़ने वाले लड़के जो कट्टरपंथी थे, उनको इन्फिल्ट्रेट करा करके वहाँ पर, और कुछ वहाँ के लोग भी, क्योंकि अफ़गान बहुत सारे रिफ्यूजीज़ भी पाकिस्तान में गए थे, वो भी। तो ये जो तालिबानी थे, ये एक्सट्रीमिस्ट थे, यानी ये इस्लाम का एक कट्टरपंथी वर्जन प्रमोट करते थे, जिसमें महिलाओं के अधिकार ना हो, माइनॉरिटीज़ के। जबकि जो वॉरलॉर्ड्स थे, अहमद शाह मसूद सरीखे लीडर्स थे, वो मॉडरेट थे, वो इस्लाम के मॉडरेट इंटरप्रिटेशन को सपोर्ट करते थे, और वो महिलाओं के अधिकार और बाकी चीज़ों के लिए, चाहे माइनॉरिटीज़ के राइट्स हों, चाहे और चीज़ें हों, उनके लिए कमिटेड थे। खैर, तो 2-2.5 साल इन फाइटिंग, झगड़ा फसाद बवाल चलता रहा। और कई और लीडर्स थे, जैसे
उज़्बेक्स, तमाम कम्युनिटीज़ के लीडर्स थे, सब में आपस में लड़ाइयाँ चलती रही। 95-96 आते आते जो है पाकिस्तान के कोवर्ट सपोर्ट से तालिबान ने वहाँ पर पावर को कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने के बाद उनको यूएई, सऊदी अरब और पाकिस्तान, सिर्फ 3 मुल्कों ने उनको रिकॉग्निशन दिया। बाकी जितने भी इनके खिलाफ ग्रुप थे उन्होंने एक नॉर्दर्न अलायंस करके एक अलायंस बनाया और अफ़गानिस्तान के नॉर्थ एरिया में से वो काबुल से निकल करके वहाँ से जो है वो अपना रेजिस्टेंस जारी रखे हुए थे। इसी दौरान उन्होंने ओसामा बिन लादेन को भी शरण दे दी और अलकायदा के बाकी कार्यकर्ताओं को भी, और एक डिक्टेटोरियल कट्टरपंथी रेजिम की वहाँ शुरुआत हुई जिसमें महिलाओं को बिना किसी मेल रिलेटिव के बाहर नहीं जाने दिया जाता था। हिंदूज और सिख्स पर जजिया लगा दिया गया और ये भी कहा गया कि आप आइडेंटिटीज़ अपनी बेयर करेंगे कि आप हिंदू हैं, सिख हैं, और बुर्का पहनना कंपलसरी हो गया। एजुकेशन पर बैन हो गया, मॉडर्न एजुकेशन पर। जो फॉरेन एनजीओज़ और इस तरह के लोग काम कर रहे थे जो एड वगैरह के लिए, तो उनको कन्वर्जन के इल्ज़ाम में कि कन्वर्जन करा रहे हैं, उनको मारा पीटा जाने लगा और तमाम चीज़ें हुई। और वहाँ पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है वो आ गया। फिर अच्छा 97-98 के शुरुआत तक अमेरिका ने इसमें कोई बहुत ध्यान नहीं दिया, उनके पाकिस्तान से अच्छे रिलेशन थे। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि अमेरिका के कुछ एम्बेसीज में बॉम्ब अटैक्स हुए जिसके पीछे अलकायदा का हाथ था। तो इन्होंने जो है उसके बाद कुछ मिसाइल अटैक्स किए और तब से तालिबान की गवर्नमेंट पे एक प्रेशर बिल्डअप किया कि भाई लादेन को और अलकायदा के जो ऑपरेटिव्स आपकी कंट्री में हैं इनको आप हमें हैंड ओवर कर दीजिए, पर वो लोगों ने माना नहीं। इसी समय दिसंबर 1999 में आपको याद होगा इंडिया की फ़्लाइट एयर इंडिया की जो है हाईजैक होती है और उसको गंदार में ले जाया जाता है। इसमें पाकिस्तान की रणनीति ये थी कि हमारे ऊपर आरोप नहीं लगेगा और तालिबान को कोई रिकॉग्नाइज़ नहीं करता है तो ये होगा कि भाई हम ये कह सकते हैं कि तालिबानियों ने ये खुराफात की है, हमें इससे लेना देना नहीं है। पर ये तो ऑपरेटिव उनके थे, जिसके बाद उन्होंने मजबूर किया इंडियन गवर्नमेंट को कुछ टेररिस्ट को रिलीज़ करने के लिए, जिसमें मसूद अजहर और पहले तो 36 के करीब टेररिस्ट माने गए थे, बाद में 4 पर सहमति हुई, जिसमें मसूद अजहर और कुछ और लोग थे जिनको छोड़ा गया, जो कि मेरे व्यक्तिगत विचार में बहुत गलत और मूर्खतापूर्ण डिसीजन था। खैर, तो उसके बाद चीज़ें चलती रहीं और अहमद शाह मसूद अपने साथियों के साथ रेजिस्टेंस करते रहे तालिबान का, मगर वो सफल नहीं हो रहे थे। 2001 में अहमद शाह मसूद यूरोप गए थे, अहमद शाह मसूद, और उन्होंने वार्न किया कि अमेरिका पर एक बड़ा अटैक होने वाला है। ये सितंबर की बात है, अगस्त सितंबर की, 9/11 के कुछ दिन पहले। और जब वो वापस आए तो 2 सुसाइड बॉम्बर्स जर्नलिस्ट बन के उनसे मिले। अरब सुसाइड बॉम्बर्स थे जिन्होंने कैमरे में बॉम्ब लगा रखे थे, ब्लास्ट किया और उनकी डेथ हो गई 9 सितंबर को, 9th of September को, 2 दिन पहले 9/11 के। खैर, उसके 2 दिन बाद ही अटैक हुआ और उनकी बात सच साबित हुई। उसके बाद जो कुछ भी हुआ हम जानते हैं, अमेरिकन ने अटैक किया और वहाँ पर तालिबान को डिसलॉज कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि जॉर्ज बुश ने पाकिस्तान को धमकाया भी कि अगर आप सपोर्ट करेंगे तो भाई हम आप पर भी एक्शन ले सकते हैं। तो खैर मुशर्रफ ने सपोर्ट के लिए सहमति दे दी। दूसरा ये था कि एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस पाकिस्तान में भी ग्राउंड गेन करने लगी और उन्होंने, जैसे जो लाल मस्जिद क्राइसिस हुई है, इवन मुशर्रफ पर भी 2-3 बार, इवन एक बार रॉ ने उनको जो है इनपुट दिया कि मुशर्रफ साहब पर अटैक होने वाला है, जिसकी वजह से वो बच पाए। और यही कारण आप देखेंगे कि 2003-2004 में मुशर्रफ साहब ने वाजपेयी जी के साथ बातचीत करनी शुरू की और एक समझौते की ओर दोनों मुल्क बढ़े, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया कि एक्सट्रीमिज़म जो है ये जो है किसी के काम की चीज़ नहीं है, हमें इससे हटना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की ISI और आर्मी इस चीज़ को नहीं मानती, क्योंकि उनका एक बिजनेस मॉडल है। वो अपने जो पावर पर कंट्रोल है उसके लिए वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये हमेशा चलता रहे। तो आप देखेंगे कि जब भी कोई लीडर रिलेशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कुछ ना कुछ माहौल बनने लगता है। तो मुशर्रफ साहब भी फिर हट गए, उनके एक वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई जिससे हमें बहुत उम्मीद थी। पर खैर, टेररिस्ट अटैक्स होते रहे और क्योंकि वहाँ ISI और आर्मी का एक पूरा, ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं कि सिर्फ आर्मी चीफ चलाता है, पर ऐसा नहीं है, पूरा एक इकोसिस्टम है, वो लोग इसको कंट्रोल करते हैं, वही लोग ये सारे अटैक्स और ये टेरर एक्टिविटीज़ करते हैं। तो खैर, पाकिस्तान पर आ गए थे अफ़गानिस्तान से।
तो वो अटैक्स करते रहे इंडिया पर, जिसके कारण वो संबंधों का सुधरना जो है वो फिर रिवर्स हो गया वापस। और ये इंडियन गवर्नमेंट को भी समझ में आया कि इनकी कितनी भी तुम यूजूरी कर लो पर ये करेंगे वही जो करना है इन्हें। तो 2006 ऑनवर्ड्स तालिबान ने जो है अफगानिस्तान में फिर से ग्राउंड्स गेन करना शुरू किया, क्योंकि पाकिस्तान से उनमें उनको सेफ हेवन्स मिलता था, पाकिस्तान उनको हथियार प्रोवाइड करता था। और यही नहीं, पाकिस्तान के सोल्जर्स तालिबानियों के साथ लड़ते थे उनके ड्रेस में, उनके रूप में, है ना, अनऑफिशियली। तो खैर 2008 में जब प्रेसिडेंट ओबामा बन गए, अच्छा हाँ, उसी बीच हामिद करजाई इलेक्शन में जो है, इन्होंने अमेरिका ने क्या है नॉर्दर्न अलायंस को ही पावर सौंप दी थी। तो हाँ, फिर इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन में यही हुआ कि जो नॉर्दर्न अलायंस के लोग थे वही एमपीज बन गए, मिनिस्टर बन गए, और हामिद करजाई जो हैं वो राष्ट्रपति हो गए। तो खैर फिर ओबामा साहब आए, तो ओबामा साहब ने ये किया कि उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हम अब बहुत दिन हो गया युद्ध, हम सेना धीरे धीरे वापस बुलाना चाहते हैं। पर उस समय वो ज़्यादा कर नहीं पाए। पर 2013 ऑनवर्ड्स दोहा में अफगानिस्तान के साथ बातचीत शुरू हुई, तालिबान के साथ, अफगान तालिबान और अफगान गवर्नमेंट तालिबान और यूएस और बाकी कंट्रीज़ के बीच में। पर उसमें भी समय लगा, क्योंकि चीज़ें ग्राउंड पे कंट्रोल नहीं हो रही थी। फिर जब ट्रम्प आए तो ट्रम्प का ये कमिटमेंट था कि हम इसको विड्रॉ करेंगे फोर्सेस को, मगर खैर उन्होंने बातचीत और जारी रखी दोहा में और जगहों पर। फिर ज़ल्मे खलीलज़ाद जो वहाँ के एम्बेसडर हैं, खलीलज़ाद यूएस एम्बेसडर रह चुके थे और बेसिकली अफगान मूल के ही हैं और यूएस में रहते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट में बहुत डेमोक्रेट और रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशंस में वो अच्छे पदों पर रहे। उनको चीफ नेगोशिएटर बनाया गया तालिबान के साथ। इसके बाद ये फैसला हुआ कि ट्रूप्स को विड्रॉ कर लिया जाएगा और एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनेगी जिसमें तालिबान भी होगा, जो करंट गवर्नमेंट है उनके लोग भी होंगे। फिर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन, एक नया सिस्टम पूरा तैयार किया जाएगा। इसी समय ये हुआ कि पाकिस्तान को ये एहसास हुआ, फिर बाइडन जीत गए, बाइडन ने भी कहा कि नहीं हम इसको तुरंत विड्रॉ कर लेंगे। और इसी समय ये हुआ कि भाई पाकिस्तान को और चाइना को ये लगा कि एक अच्छा मौका है स्ट्रेटेजिक डेप्थ एक्वायर करने का, तो उन्होंने तालिबान को कोवर्टली फिर सपोर्ट किया, पहले भी कर ही रहे थे। और धीरे धीरे तालिबान ने जो है वहाँ पर कैप्चर कर लिया फिर से, जैसे ही यूएस फोर्सेस ने वहाँ विड्रॉ किया। अब इसमें कुछ इश्यूज ये हैं, आप देखिए कि जब पहले नॉर्दर्न अलायंस लड़ रहा था तो रशिया और ईरान अलॉन्ग विद इंडिया और तजाकिस्तान ये नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट कर रहे थे तालिबान के खिलाफ। पर इस बार क्या हुआ है, क्योंकि रशिया और ईरान के अपने इंटरेस्ट हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी तालिबान के थोड़ा बहुत क्लोज आए हैं काफ़ी समय से। ईरान जैसे, अच्छा तालिबान ने स्ट्रेटेजिकली क्या किया है कि इस बार शियाओं के अगेंस्ट वायलेंस को कम किया है और वो अपने फोर्सेस में शिया कमांडर्स को भी एडमिट कर रहे हैं और थोड़ा बहुत वो चीज़ कम हुई है। इसलिए ये जो है वहाँ पर, इसके अलावा ईरान और सऊदीज़ के भी रिलेशंस थोड़ा हमेशा से ख़राब रहे हैं, पर अब और ख़राब हैं, और ईरान इजराइल के टेंशन तो हैं ही हैं। तो ईरान और पाकिस्तान भी कंपेरेटिवली थोड़ा क्लोज़र आए हैं इधर भी, क्योंकि इंडिया, इजराइल और अरब कंट्रीज़ का एक नेक्सस बन रहा है फिर से, जिसमें तो इस कारण से ईरान भी थोड़ा सा जो है तालिबान को इस बार उतना एंटी नहीं है जितना पहले होता था, और क्योंकि पाकिस्तान और अरब कंट्रीज़ में भी थोड़ा सा जिसको कहते हैं कमी आई है रिश्तों में। खैर, तो इस तरह से हमने देखा। फिर इधर भी जो घटनाएं हुई, लोग भागे छोड़ कर कंट्री, मारे भी गए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, देखिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि फ़िलहाल तो तालिबान को जो है वहाँ पावर मिल गई है, ये बात सही है, और पाकिस्तान को ये लगता है कि वहाँ उनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल जाएगी। लेकिन खुद पाकिस्तान के एक्सपर्ट ये मानते हैं कि इससे पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म बढ़ेगा, क्योंकि बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके अलावा कई और इश्यूज़ हैं, जैसे वो मैंने पहले कहा पश्तो नेशनलिज्म की बात आ जाती है, तो वो पाकिस्तान के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी। इवन आप देखें कि अभी चाइनीज़ इंजीनियर्स पर अटैक हुए कई, और बलूचिस्तान में भी उनके यहाँ प्रॉब्लम्स हैं। तो वो तो एक ऑनगोइंग सेपरेटिस्ट स्ट्रगल है ही, क्योंकि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फोर्सेस ने बहुत एट्रोसिटीज़ की हैं, और बलूचिस्तान को वैसे भी बहुत फेक तरीके से वहाँ एनेक्स किया था पाकिस्तान ने। तो उनके रीजन्स में भी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, और चाइना
तो बेसिकली ये चाहता था कि यूएस को ह्यूमिलिएट किया जाए। और वहाँ एक चीज़ आपको बता दूं कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में जो है मिनरल्स बहुत हैं, और वहाँ पर ये लोग का प्लान ये है कि किसी तरह से हम इसको कैप्चर कर लें तो इनके मिनरल्स को हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। और रशिया सिंपली देखिए अपने 30 साल के पहले के ह्यूमिलिएशन का बदला लेना चाहता था, वो उन्होंने ले लिया है। पर प्रॉब्लम यह है कि रशिया में भी चेचन्या में और दागिस्तान में सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज रही हैं, इस्लामिस्ट सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज, तो उनको भी इसमें फ्यूचर में तो विचार करना ही होगा। क्योंकि ये देखिए कैंसर तो कैंसर होता है, कैंसर अच्छा कैंसर और बुरा कैंसर तो हो नहीं सकता है ना। तो टेररिज्म तो कैंसर ही है, वो सबको नुकसान करेगा। पर इसमें ये बात सही है कि भारत के लिए भी चिंता का फिर से एक है गवर्नमेंट, मुझे लगता है इंटेलिजेंस एजेंसीज, आर्म फोर्सेस इस पर ध्यान दे रही होंगी। कल हमारे जनरल रावत का बयान भी आया कि हम इसको एंटिसिपेट करके बैठे थे और हम इसके लिए तैयार हैं पूरी तरह से। हो सकता है कश्मीर में आपको इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ और देखने को मिले, हो सकता है आपको और इशूज़ हों, पर हमें अपने सिक्योरिटी फोर्सेस पर पूरा भरोसा है और होना भी चाहिए। हम 40 साल से इस तरह की ताकतों से लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं और जीतते रहेंगे। तो खैर ये इसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड मैंने सोचा कि आप लोगों को समझा दूँ, मतलब खास करके जिन्हें नहीं पता या जिन्हें इतना अभी जानकारी जो डेप्थ में नहीं लोग देखते हैं, तो मुझे लगा इस पर एक चर्चा हो जाए, छोटी सी बहुत सतही है। बाकी आप इस पर गूगल सर्च से कई किताबें भी हैं, पढ़ सकते हैं, न्यूज़ वगैरह में भी पुराने आर्टिकल आर्काइव्स में निकाल के, तो आपको और चीज़ें भी मिलेंगी। और अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि तालिबान, डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि तालिबान के भी कई फ्रैक्शंस हैं, कई ग्रुप्स हैं उनमें। तो इसके अलावा ISIS भी अफ़गानिस्तान में उभर रहा है और उनके भी कई एक्सट्रीमिस्ट, क्योंकि वो तालिबान से भी ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं, वही चीज़ है। तो अब लोगों को, कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई तालिबान इनके कंपैरिजन में मॉडरेट है, तो इसलिए इनको सपोर्ट कर दो, कम से कम उनसे बच जाएंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि अफ़गानिस्तान में क्या क्या डेवलपमेंट्स इन फ्यूचर होते हैं। पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एक इशू तो है ही ये। और इसके अलावा क्योंकि हम देख रहे हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी काफ़ी इस तरह के इंसर्जेंट फोर्सेस, अल शबाब जैसे, बोको हराम जैसे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो उस पर भी इसका क्या असर पड़ता है। इन चीज़ों पर हम आगे डिस्कस करते रहेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।